नमस्कार। मैं चंचल आखिरी पायदान से। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये हादसों का दौर है और हर रोज़ कोई न कोई एक खौफनाक खबर मिलती है। आज एक खबर मिली सुबह सुबह, दिलीप साहब नहीं रहे, दिलीप कुमार जी, यूसुफ भाई। फिल्मों का मैं इस सब्जेक्ट पर, फिल्म मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उससे अछूता भी नहीं हूँ। वो भी समाज का ही एक हिस्सा है और बहुत हद तक उसके साथ जुड़ा भी रहा हूँ। तो दिलीप साहब का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि एक इरा का अंत हुआ है। जब तक दिलीप साहब थे ये उनका पीरियड है, माइलस्टोन है वो। उनके साथ जो हमारे व्यक्तिगत ताल्लुकात थे उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें और आज फिल्मी दुनिया के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए, इसलिए कि सियासत की कबाहट से थोड़ा सा तो निजात मिले। हमारी यूसुफ भाई यानी दिलीप कुमार साहब से मुलाकात बड़ी दिलचस्प रही। ये मुझे डेट वगैरह नहीं मालूम रहता भी है तो भूल जाता हूँ। ये नरसिम्हा राव साहब जब प्राइम मिनिस्टर हैं और उसमें विदेश राज्य मंत्री हैं सलमान भाई, सलमान खुर्शीद, उस समय का वाक़या है। मैं उड़ीसा से लौट रहा था और वापसी मैंने बम्बई में ब्रेक लिया। सिराक होटल में रुका हुआ था और दूसरे दिन मुझे वापस दिल्ली आना था। मैं रिसेप्शन पर गया कि भाई मेरा टिकट, कल सुबह की फ़्लाइट से टिकट मंगा दो। ये बात कर ही रहा था तब तक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले कि नहीं, टिकट बिल्कुल नहीं मंगवाना है, आप हमारे साथ चलेंगे वापस। पीछे पलट के देखा तो भाई सलमान खुर्शीद, विदेश राज्य मंत्री, बहुत जिगरी दोस्त, लाजवाब इंसान। मैंने बहुत कम सियासत में देखे जिस तरह से सलमान भाई हैं। तो हमने कहा कि आप कहाँ? बोले भाई मैं बॉम्बे में था और ये आज यहाँ एक पार्टी है ऊपर शिराक के, बहुत खूबसूरत हाल का नाम बताए हुए। आइए चलते हैं। लिफ्ट में हम पहुँचे थे तब तक दिलीप कुमार साहब वहाँ मिल गए, उनके साथ एक कोई और साहब थे। तो हम लोग अंदर घुसे थे तब दिलीप साहब की एंट्री हुई और सलमान भाई ने गेट खोल दिया। दिलीप साहब थोड़ा सा भचक के चल रहे थे, उंगली में चोट लगी हुई थी कहीं पैर के। तो मैंने यूं ही पूछा, हमने कहा कि चोट लग गई क्या यूसुफ भाई? पर्दे पर मैं दिलीप साहब को जानता था लेकिन रूबरू हमारी उनकी पहली मुलाकात थी। तो उन्होंने एक बहुत टेढ़ा जुमला कहा और ये तब का वाक़या है कि जबकि वो बाबरी मस्जिद गिराई जा चुकी है। बोले कि जख्म तो जिगर में है, पैर में नहीं है। और ये डांट उन्होंने कसा मेरे पहनावे को देख करके, इसलिए कि मेरे गले में गेरुआ रंग का एक गमछा था उड़ीसा का, जो उन लोगों का सिंबल है एक। वो मुझे दिया था रवि राय जी ने कि ये ले जाओ। सलमान भाई इस सिचुएशन को भांप गए और उनको लगा कि दिलीप साहब ये समझ रहे हैं कि शायद भाजपा ही है। तो सलमान ने परिचय कराया कि यूसुफ साहब ये चंचल है, समाजवादी है, जॉर्ज के राइट हैंड हैं। तब उनको अपने फिर थोड़ा सा वो हुआ और इतना मासूम सा चेहरा बना करके फिर दिलीप साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि भाई माफ़ी चाहता हूँ, गलतफहमी हो गई इस गमछे की वजह से। हमने कहा मैं समझ गया था। मेरी ज़िंदगी में 2-3 लोग ऐसे मिले हैं कि जो एक बार किसी का हाथ थाम ले अगर किसी पार्टी वगैरह में तो जल्दी छोड़ते नहीं। उसमें से एक दिलीप कुमार भी रहे साहब। लिफ्ट में जो उन्होंने हाथ पकड़ा तो ऊपर हाल तक जाते जाते
वही चीज़ रहा। और जब उस हाल में पहुँचे तो वहाँ दत्त साहब पहले से मौजूद थे। दत्त साहब थे, जानी वाकर थे, मुकरी साहब थे, सबसे बड़ी शख्सियत वहाँ नौशाद साहब बैठे हुए थे। सबसे पहली मुलाकात दिलीप साहब कराना चाहे उनसे, दत्त साहब से। दत्त साहब से हमारे ताल्लुकात तब तक बेहतर हो चुके थे। वो अलग का किस्सा बताऊंगा कैसे। ये जो संजू एक्टर है, इसके ऊपर जब टाडा लगा हुआ था तो राज बब्बर के कहने पर मैं बम्बई पहुंचा था और बहुत लंबा प्रोग्राम हुआ था, बहुत हंगामेदार प्रोग्राम रहा। उसका किस्सा हम कई जगह पर लिख भी चुके हैं। दत्त साहब हमसे वाकिफ़ थे। दत्त साहब गले मिले तो दिलीप साहब थोड़ा सा चौंके। बोले अच्छा आप लोग पहले से वाकिफ़ हैं? बोले क्यों नहीं वाकिफ़ रहेंगे, बताए। एनीवे नौशाद साहब इन बीच में आ गए। बहरहाल नौशाद साहब ने मुझे पकड़ लिया। लखनऊ और जौनपुर के रिश्ते को लेकर के जब उनको मालूम हुआ कि मैं जौनपुर से वाबस्ता हूँ तो नौशाद साहब बैठ गए और हम लोग बात करने लगे। अब यहाँ पर मैं एक दिलचस्प किस्सा सुनाऊँगा आपको। शायरा बानू साथ में थी। शायरा बानू बार बार कह रही हैं कि ये खाएंगे नहीं, इनको प्लेट मत लगाना। ये प्रतिबंध दो लोगों को उस दिन देखा मैंने। एक दो जो शोले में गब्बर बने हुए हैं, क्या नाम है, उनके साथ उनकी बीवी भी यही हल्ला कर रही थी कि इनको कुछ खिलाना नहीं। और दूसरा दिलीप साहब, हाँ ठीक है, जो फिल्म को होता है कि नहीं कोई कुछ नहीं खिलाएगा। सबसे दिलचस्प वाक़या हुआ कि प्लेट लगा करके सुनील दत्त साहब लेकर के आए और बोले कि शायरा बानू खड़ी हैं बगल में, किसी से इधर उधर बात करने लगे तो बोले कि दिलीप साहब ये पीस देखिए कितना खूबसूरत लजीज है, और अपने हाथ से निवाला बना करके दिलीप साहब के मुंह में डाल रहे हैं। और पता चला साहब कि प्लेट पूरी की पूरी खाली कर गए दिलीप कुमार साहब। दत्त साहब अपने लिए दूसरी बार जा कर के लेके आए। ये हमारी मुलाकात दिलीप साहब से हुई। लेकिन एक जो तरबियत होती है, तमीज़ होती है, तहजीब होती है, लैंग्वेज होता है, सलीका होता है, वो जितना मैंने इस आदमी के अंदर देखा, वाकई तब ये लगता है कि हाँ ये एक इरा हैं, एक इरा को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं से भी नहीं। उसी में सबसे दिलचस्प किस्सा नौशाद साहब ने सुनाया एक फिल्म के बारे में। बोले चंचल तुम्हें मालूम है कि दिलीप साहब पहले, यूसुफ पहले इनको चिढ़ होती थी अवधी भाषा से। और सच बताऊं कि मुझे तब तक ये भी नहीं मालूम था कि गंगा जमुना अवधी भाषा में बनी है और उसके स्क्रिप्ट राइटर कोई भी रहे हों, लेकिन उसके जो डायलॉग के डायमेंशन चेंज हुए हैं अवधी में, वो उसका सबसे बड़े कर्ता धर्ता नौशाद साहब। केवल म्यूजिक ही नहीं दे रहे हैं नौशाद साहब, गंगा जमुना के जो डायलॉग्स हैं उनको भी अवधी में फ्रेम में दे रहे हैं, वो नौशाद साहब दे रहे हैं। बोले कि पहली स्टोरी लेकर के और उसकी लैंग्वेज को लेकर के दिलीप साहब तैयार नहीं हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने तैयार किया, और ये तैयार इसलिए भी किया कि भाई ठीक है चलो तुम्हारी तरफ से मैं जोखिम लेता हूँ। दिलीप साहब कुछ माने में बड़े चूजी थे, वो कभी जोखिम नहीं लेते थे किसी ऐसे फिल्म के स्क्रिप्ट पर जब तक कि उसको गंभीरता से न पढ़ लें। बहरहाल ये हुआ तो गंगा जमुना का पूरा वाक़या, पूरा किस्सा उन्होंने सुनाया, और उसी में फिर उन्होंने मुझे बताया कि सबसे मज़ेदार कैरेक्टर उसमें आए हैं कन्हैया लाल साहब। और कन्हैया लाल साहब के साथ एक खूबी थी कि स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ है ज़रूरी नहीं कि वो वही बोलें। और कन्हैया लाल साहब की एक्टिंग का लोहा सब लोग मानते थे, चाहे वो दिलीप साहब हों, चाहे राज कपूर साहब हों, कोई भी हों, ये दत्त साहब हों, सुनील दत्त साहब वगैरह, मतलब कन्हैया लाल के सामने ये सब के सब बिल्कुल बचकाने की तरह लगते थे। तो बोले उसी फिल्म में कन्हैया लाल ने जिस तरह से दिलीप साहब के साथ काम किया गंगा जमुना में, वो फिर देखने को नहीं मिला, और ये इस तरह से पूरे वाक़यात चलते रहे। दिलीप साहब के साथ ये पहली और आखिरी मुलाकात थी, इसके बाद मौका भी नहीं मिला। लेकिन आज जब ये सुना कि दिलीप साहब नहीं है तो थोड़ी सी तकलीफ़ हुई।
एक इरा ख़त्म हुआ। बहुत कम फिल्में देने वाले हैं दिलीप साहब फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन जितनी भी फिल्में आई हैं इनकी सब के सब माइलस्टोन बनी रही। पहला महानायक दिलीप साहब ही हैं और इसका लोहा सारे एक्टर्स मानते थे। मैं अरसे बाद राजेश खन्ना काका के नज़दीक था, बहुत नज़दीक हो गया था, बार बार वो उनका जिक्र करें दिलीप साहब के किस्से को। और ये दिलीप साहब के वाक़यात, दिलीप साहब के किस्से, दिलीप साहब की हरकतें, दिलीप साहब की बातें, और उनका सबसे बड़ा इंसानी जो पहलू है वो सबसे ज़बरदस्त है कि किस तरह से लोगों की मदद इमदाद करते थे यूसुफ साहब। आज उनके जाने की जो तकलीफ़ है वो कम है, इन द सेंस कि ठीक उम्र हो गई थी, 98 के थे, एक साल और रह जाते तो 100वां पूरा कर ले जाते थे वो। तकलीफ़ इस बात की है कि अब उस कमी को कोई पूरा कर नहीं पाएगा, ये सबसे बड़ी चीज़। और ये होता है, वक्त का खेल है, लेकिन कोई न कोई तो निकल कर के आएगा ही। और खुश नसीब हैं हम लोग कि हमारी और इंडस्ट्रीज भरपूर कोशिश किया गया कि इस इंडस्ट्रीज को भी बर्बाद किया जाए, और बहुत हद तक बर्बाद भी हो गई है। लेकिन आज भी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बहुत बेहतर काम कर रही है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर अपने अदब के आप एक बात जान लीजिए कि फिल्म उसी तरह से ये अपना एक अदब है, जिस तरह से लिटरेचर है, जिस तरह से म्यूजिक है, जिस तरह से फाइन आर्ट्स है, फिल्म भी अपना एक अदब है और उसकी अपनी भाषा है, अपनी एक तमीज़ है, अपना एक संप्रेषण का माध्यम है। और वो दिलीप साहब से बेहतर कोई नहीं कर सकता था। जब वो कहता है कि साला मैं तो साहब बन गया, ये मामूली चीज़ नहीं होती थी। और इन शब्दों के साथ मैं आपको अपने मकबूल अदाकार महान नायक दिलीप साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शुक्रिया।